नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। सुबह के 9 बज चुके हैं। ऐसे में शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, लेकिन बात करेंगे सबसे पहले कांग्रेस की। वैसे तो कांग्रेस का नया अध्यक्ष कौन होगा ये तो 19 अक्टूबर को ही पता चलेगा। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन ने अध्यक्ष वाली भाषा बोलना लेकिन शुरू कर दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि उनकी प्राथमिकता पार्टी की विचारधारा आगे बढ़ाने की होगी। खड़गे ने यह भी कहा है कि वो बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ लड़ते रहेंगे। इसके पहले भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और साफ तौर पर कहा था कि मैं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जो विचारधारा है उसके खिलाफ लड़ता रहूंगा। बीजेपी और आरएसएस के उसूलों को रोकने के लिए हमको कुछ न कुछ करना पड़ेगा। ये बहुत से नेताओं का एक राय थी। उन्होंने सभी ने मुझे फोर्स किया, उन्होंने मुझे मनवाया, आप इस चुनाव में खड़े हो जाओ, कंटेस्ट करो। तो उनके सभी के सहकार से, कोऑपरेशन से, गुड विशेस से और अपने पार्टी के विचारधारा को, आइडियोलॉजी को बचाना एक तरफ, दूसरे तरफ आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ लड़ना, अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ लड़ना और इन्फ्लेशन के खिलाफ लड़ना, एक काम में हमारे लिए महत्वपूर्ण रखती है। इस दृष्टि से मैं चुनाव लड़ रहा हूं। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, मेरठ से जहां आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जनसंख्या बढ़ाना देशद्रोह की तरह है, जनसंख्या असंतुलन देश के लिए खतरा है। तो इस बीच बड़ा बयान दे दिया है आरएसएस नेता इंद्रेश ने, जिनका कहना है कि जनसंख्या बढ़ाना देशद्रोह है, असंतुलन देश के लिए खतरा है। लगातार ऐसे खबरें भी सामने आती रहती हैं और साथ ही ऐसे सवाल भी उठाए जाते हैं कि आखिरकार जनसंख्या पर पाबंदी क्यों नहीं। ऐसे में आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने साफ तौर पर बड़ा बयान दिया है, जिन्होंने कहा कि जनसंख्या बढ़ाना असंतुलन है, देश के लिए ये खतरा है। और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया है कि जनसंख्या बढ़ाना देश के लिए एक बड़ा खतरा है, देशद्रोह की तरह है। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का ये बड़ा बयान जनसंख्या वृद्धि को लेकर के, जनसंख्या बढ़ाना देशद्रोह की तरह है, ये बयान उन्होंने मेरठ में दिया है। पास दुनिया की जमीन 3.5% है, जनसंख्या 17% है और कुछ लोग जाति मजहब के नाम से जनसंख्या को बढ़ाकर देश की एकता और अखंडता को तोड़ रहे हैं और गरीबी, बेरोजगारी, अनपढ़ता और अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। इसलिए देश में जागृति आए, सभी धर्म, जाति और दलों के लोग, भाषा, भूगोल के लोग एकजुट होकर इस बात की डिमांड करें कि शीघ्र अतिशीघ्र देश में जनसंख्या के नियंत्रण के लिए और जो लोग इसको जाति और मजहब का रंग देकर असंतुलन बढ़ाकर देश की एकता और अखंडता को खतरा पैदा करते हैं, उन पर नियंत्रण करने के लिए कानून बनना चाहिए। यह देश के सबकी डिमांड है और जो इसके विरोध में भड़काने का काम कर रहे हैं उनको देश की जनता नकार रही है और वह भी इस बात के लिए और गलत रास्ता ना चुने। देश को तोड़ने वाला नहीं, देश को जोड़ने, तालीम और तरक्की की तरफ तेज गति से बढ़ाने का समय है। और आज लखीमपुर खीरी कांड की बरसी है। इस बरसी में बड़ी तादाद में किसान शामिल होंगे। तिकोनिया गुरुद्वारे में बरसी का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि आज ही के दिन 1 साल पहले लखीमपुर खीरी की तिकोनिया में हिंसा हुई थी और इस हिंसा में 8 लोगों की मौत हो गई थी। इनमें से 4 किसानों को एक एसयूवी ने कुचल दिया था। इस एसयूवी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा बैठा हुआ था। यह हिंसा उस समय हुई जब नरेंद्र मोदी सरकार के 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दौरे का विरोध कर रहे थे। इस घटना से गुस्साए किसानों ने 3 लोगों को पीट कर मार डाला था। वहीं एक पत्रकार की भी मौत हो गई थी। देखो, कार्यक्रम तो वहां पे बरसी पर तो श्रद्धांजलि होती है, वही होगा। 1 साल हो गया उस घटनाओं को आते हैं, याद करते हैं लोग, परिवार से उनसे मिलते हैं।
क्या उसमें प्रोग्रेस हुई उस पर चर्चा करते हैं। इकट्ठे लोग होकर अपनी बातचीत करते हैं कि 1 साल घटना को हो गया, दुखद घटना है। कल के दिन ये एसकेएम की कॉल है कि पूरे देश भर में प्रोग्राम होंगे कल। वो ब्लॉक स्तर पे, तहसील स्तर पे, चाहे कोई गांव में करे तो उस पर कोई न कोई करे, ये घटना याद रहे। और चलिए अब बात करेंगे बिहार की। आरजेडी कोटे से बिहार सरकार में मंत्री सुधाकर सिंह का इस्तीफा सामने आया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब इसे स्वीकार भी कर लिया है। सीएम नीतीश ने उनका इस्तीफा स्वीकार करते हुए राज्यपाल फागू चौहान को अपनी अनुशंसा भेज दी है। सुधाकर सिंह अब राज्य मंत्री परिषद के सदस्य नहीं रहे। उनकी जगह अब पर्यटन मंत्री कुमार सर्वजीत को कृषि विभाग आवंटित किया गया है, जबकि पर्यटन विभाग का अतिरिक्त प्रभार उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव को दिया गया है। सुधाकर सिंह का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। कल ही उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था और इसके पहले भी वो अपने बयान की वजह से सुर्खियों में रहे थे, जहां उन्होंने कहा था कि कृषि विभाग में सभी चोर हैं और मैं उन चोरों का सरदार हूं। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के वो बेटे हैं और इस तरीके से उन्होंने अपना इस्तीफा कल सौंप दिया और अब सीएम नीतीश कुमार ने उनका ये इस्तीफा मंजूर कर लिया है। राष्ट्रपति भवन के एक बयान के मुताबिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर होंगी। आपको बता दें कि भारत की राष्ट्रपति के रूप में यह उनका पहला गुजरात दौरा है। मुर्मू आज अहमदाबाद में साबरमती आश्रम जाएंगी। उसके बाद वो जेएमईआरएस गांधीनगर में स्वास्थ्य, सिंचाई, जलापूर्ति और बंदरगाह विकास से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगी। शाम को वो गांधीनगर में मौजूद रहेंगी और उनके सम्मान में गुजरात सरकार के आयोजित एक नागरिक स्वागत समारोह में हिस्सा लेगी। वहीं राष्ट्रपति 4 अक्टूबर को महिला उद्यमियों के लिए गुजरात विश्वविद्यालय के स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हास्टार्ट का शुभारंभ करेंगी और गुजरात विश्वविद्यालय अहमदाबाद में शिक्षा और आदिवासी विकास से संबंधित कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेगी। Not only for the Hindustan Aeronautics Limited and Indian Space Research Organization, but also for the whole country, to have a state-of-the-art facility to manufacture cryogenic and semi-cryogenic engines. I am delighted. भारत के राष्ट्रपति का खबर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से जुड़ी हुई है। दरअसल राज्यसभा के नेताओं को रात्रि भोज के लिए उन्होंने आमंत्रित किया है। विभिन्न दल के नेताओं के साथ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपने आवास पर रात का भोजन करेंगे। धनखड़ राज्यसभा के सभापति भी हैं और उन्होंने 11 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। साथ ही धनखड़ के पदभार ग्रहण करने के बाद से विभिन्न दलों के नेता उनसे मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि राज्यसभा में नेताओं के साथ धनखड़ का यह पहला औपचारिक संवाद होगा। रात्रि भोज की मेजबानी संसद के शीतकालीन सत्र से पहले की जा रही है, जो आमतौर पर नवंबर के तीसरे सप्ताह में शुरू होता है। उच्च सदन के सभापति के तौर पर धनखड़ की अध्यक्षता में यह पहला सत्र होगा। राज्यसभा में सदन के नेता एवं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी भी रात्रि भोज में शामिल होंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर के अपने 3 दिवसीय व्यस्त कार्यक्रम की शुरुआत करने वाले हैं। अधिकारियों ने कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश की अपनी यात्रा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री का उनके आगे व्यस्त कार्यक्रम है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री शाम करीब 5 बजे जम्मू पहुंचेंगे। शाम को गुर्जरों, बकरवालों और युवा राजपूत सभा के प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात करेंगे। फिर 4 और 5 अक्टूबर को उनके कार्यक्रम में रियासी जिले के माता वैष्णो देवी तीर्थ में पूजा अर्चना करना भी शामिल है। अमित शाह कई विकास कार्यों की नींव रखेंगे और राजौरी, श्रीनगर और बारामूला जिलों का भी दौरा करेंगे, जहां वो विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों से मिलेंगे। अधिकारियों ने बताया कि गृह मंत्री जिन जगहों का दौरा करने वाले हैं वहां सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। अधिकारियों ने कहा है कि 4 अक्टूबर की सुबह माता वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन करने के बाद वो राजौरी के लिए उड़ान भरेंगे, जहां वो एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। शाह अपने राजौरी दौरे के दौरान पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की घोषणा कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी, पुंछ, बारामूला और हंदवाड़ा जिलों में पहाड़ी समुदाय की बड़ी आबादी है। तो केंद्रीय गृह मंत्री का यह 3 दिवसीय जम्मू कश्मीर का दौरा होने वाला है। वैष्णो देवी मंदिर भी जाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद 4 अक्टूबर को वैष्णो देवी माता में मंदिर के बाद आगे के कार्यक्रम में वो व्यस्त हो जाएंगे। आपको बता दें कि इसके पहले ही उधमपुर में 2 जगह ब्लास्ट हुआ था और उसके बाद एनआईए की जांच और अब ये केंद्रीय गृह मंत्री का जम्मू कश्मीर दौरा।
अलायंस एयर कंपनी बिलासपुर इंदौर के बीच आज से नई विमान सेवा शुरू करने जा रही है। इस फ्लाइट को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। मंत्री सिंधिया दिल्ली से और सीएम बघेल रायपुर से कार्यक्रम में वर्चुअल जुड़ेंगे। नई फ्लाइट के शुभारंभ अवसर पर बिलासा एयरपोर्ट प्रबंधन की ओर से उद्घाटन समारोह का आयोजन किया जाएगा। वहीं राजस्थान में 7 दिन पहले गहलोत समर्थक विधायकों ने विधायक दल की बैठक का बहिष्कार कर दिया था। इससे उठे बवाल के बाद पार्टी में अब भी अंदर खाने सियासत गर्मा रही है। इसी क्रम में आज सीएम गहलोत दोपहर 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सूत्रों की माने तो गहलोत कोई बड़ी घोषणा भी कर सकते हैं। राजस्थान में जिस तरीके से सियासी घटनाक्रम हुआ, उसके बाद आज दोपहर 12:30 बजे ये प्रेस वार्ता कर सकते हैं सीएम अशोक गहलोत और इस दौरान कोई बड़ी घोषणा भी कर सकते हैं। और चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव की, जिनकी तबीयत काफी खराब है। उनको गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल के आईसीयू वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव बीते दिनों से काफी बीमार चल रहे थे और उनका मेदांता अस्पताल में इलाज लगातार जारी है। 82 साल के सपा नेता कई दिनों तक भर्ती रहे, लेकिन रविवार को उनकी हालत बिगड़ने के बाद उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। इसी बीच पिता की तबीयत खराब होने की खबर मिलते ही अखिलेश यादव लखनऊ से दिल्ली होते हुए गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल पहुंच चुके हैं। मुलायम के छोटे भाई शिवपाल सिंह पहले से ही अस्पताल में मौजूद हैं। वहीं जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से बातचीत कर उनके पिता मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली है और पीएम मोदी ने सपा अध्यक्ष से ये भी कहा है कि जिस भी सहायता की आवश्यकता होगी वो उसके लिए मौजूद होगी। साथ ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव से बातचीत कर मुलायम सिंह यादव का हालचाल जाना है। कांग्रेस से राहुल गांधी ने भी हालचाल जाना है। मेदांता के आईसीयू में शिफ्ट किया गया है पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को। कल शाम से उनकी तबीयत बिगड़ी थी और जिसके बाद उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है। इसी बीच उनके बेटे अखिलेश यादव भी लखनऊ से दिल्ली रवाना हुए और मेदांता हॉस्पिटल पहुंचे। विजयदशमी का पर्व गोरखनाथ मंदिर में 4 अक्टूबर को गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में मनाया जाएगा। यानी कि नवमी और दशहरा एक ही दिन में मनेगा। 4 अक्टूबर को शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। कार्यक्रम की पूरी जानकारी मंदिर के मुख्य पुजारी योगी कमलनाथ ने दी है। उन्होंने बताया है कि शारदीय नवरात्रि शुभारंभ पर 26 सितंबर को शाम 5 बजे गोरखनाथ मंदिर में मां दुर्गा मंदिर के गर्भगृह में कलश स्थापित किया गया। शारदीय नवरात्रि से विजयदशमी तक प्रतिदिन सुबह 4 और शाम 4 बजे से 6 बजे तक मां दुर्गा मंदिर के गर्भगृह में दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जा रहा है। विजयदशमी पर 4 अक्टूबर को सुबह 8:21 पर श्रीनाथ जी का विशिष्ट पूजन और देव विग्रह का पूजन और सुबह 11 बजे कुमारी कन्या पूजन के साथ कन्या भोज महंत योगी आदित्यनाथ करेंगे। खबर उत्तर प्रदेश के भदोही में दर्दनाक हादसे से जुड़ी हुई है। दरअसल दुर्गा पूजा पंडाल में लगी भीषण आग में हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। 4 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 60 से ज्यादा लोग इसमें झुलस गए हैं। मुख्यमंत्री योगी ने हादसे की जानकारी ली है। घायलों के बेहतर इलाज के लिए निर्देश भी दे दिए गए हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां भदोही मामले में अब मृतकों की संख्या भी बढ़ गई है। यह आंकड़ा 4 का पहुंच गया है। 60 से ज्यादा लोग इसमें झुलस गए हैं। रात को करीब 9 बजे दुर्गा पंडाल में आग लगी थी और इसकी वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही थी। आपको बता दें कि उस समय मंच पर नाटक का मंचन हो रहा था और इसी दौरान शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि अभी तक 4 लोगों की मौत की खबर है। 60 से ज्यादा लोग इसमें झुलसे हैं और घायल बताए जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस हादसे पर जानकारी दी है। बड़ी खबर यूपी के भदोही से जुड़ी हुई है, जहां ये दर्दनाक हादसा दुर्गा पूजा पंडाल में हुआ है। पूजा पंडाल में उस वक्त आग लग गई जब मंच पर नाटक का मंचन किया जा रहा था और इसी दौरान शॉर्ट सर्किट हुआ। आग लगने की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। आग कितनी भयावह थी। यहाँ रखी हुई जो भी चीजें थी, जो भी यहाँ पे स्टॉल थे, वो भी जलकर पूरी तरीके से खाक हैं।